नमस्कार। द बोनस की खास पेशकश बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी। मैं मुंबई स्टूडियो में नहीं, बाहर यात्रा पे हूं, लेकिन बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में आप सबके लिए उपलब्ध उपस्थित हूं। चलिए सर, ये मतलब महत्वपूर्ण बात है बहुत, क्योंकि आपका व्यस्त कार्यक्रम रहता है, कई बार अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर आपके साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो कौन सी खबरें हैं जो अब इस कार्यक्रम में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। तो एक एक करके नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेबी की उस तैयारी को लेकर के जिसमें वो ट्रेडिंग के एआई प्लेटफॉर्म को लेकर के नए नियम जारी कर सकता है। सर से समझेंगे कि आखिर सेबी ऐसा करने क्यों जा रहा है। अगली खबर पीएनजी कनेक्शन को लेकर के है। पीएनजी विस्तार के लिए सरकार की कोशिशों के बावजूद नए कनेक्शन लगने की रफ्तार सुस्त है। रोजाना 8 से 10 हज़ार कनेक्शन ही जुड़ रहे हैं। इस खबर के बाद बात करेंगे आईटी इंडेक्स और बैंक इंडेक्स पर बढ़ते दबाव को लेकर के। ये दोनों इंडेक्स निफ्टी की तुलना में डिस्काउंट पर हैं और क्या कुछ इसका असर होगा, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। अगली खबर होगी रूसी तेल को लेकर। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले प्रतिबंधों की छूट और 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे, इसको समझने की कोशिश होगी। इसके बाद रिजर्व बैंक गवर्नर की उस चेतावनी पर भी बात होगी जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई और भड़कने पर केंद्रीय बैंक पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी से पीछे नहीं हटेगा। क्या है इसके मायने, ये भी आज की चर्चा का विषय होगा। और आखिर में बात करेंगे रुपए को लेकर के। रुपए में भारी गिरावट जिस तरीके से देखने को मिल रही है, डिटेल में होगी बातचीत। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया नए निचले स्तर पर पहुंच चुका है। क्या है वजह और क्या कोई सुधार होगा या नहीं होगा, डिटेल में करेंगे बातचीत। लेकिन शुरुआत करते हैं डीपीआईटी की खबर से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने एसी और फ्रिज के कंप्रेसर इंपोर्ट के नियमों में ढील दी है। हाल ही में इस सिलसिले में डीपीआईटी विभाग से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े नियमों से 31 मार्च 2027 तक छूट दी गई है। सर, सरकार को कंप्रेसर इंपोर्ट करने के लिए क्वालिटी कंप्रोमाइज क्यों करना पड़ा है, क्वालिटी नियमों में छूट क्यों देनी पड़ रही है? विपुल जी, ये मेक इन इंडिया की बड़ी दर्द भरी कहानी है। इसे हम लोग इससे पहले भी चर्चा करते रह चुके हैं। कंप्रेसर जैसा बेसिक ब्राउन गुड प्रोडक्ट जिसको हम भारत में नहीं बना पाते हैं, पिछले 3-4 साल से 5 साल से सरकार अलग अलग तरीके से इस नीति पर पहलू बदल रही है। इसके लिए स्पेशल इंसेंटिव भी दिया गया कि भारत में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर बनाए जाए, फिर वो नहीं बनने शुरू हुए। चीन की 2 कंपनियों से इंपोर्ट होता था, उनके ऊपर सख्ती की गई और उसके बाद शॉर्टेजेस मार्केट में शुरू हो गई। भारत में जो बनने वाले कंप्रेसर हैं वो उस गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, और जो बाहर से आते हैं उस पर इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। और सरकार ये लगातार पिछले 1-2 साल से लगातार इस पर पहलू बदलती रही है। अब अभी की स्थिति क्या है? अभी भारत में समर्स की शॉर्टेज है। फ्रिज और एसी की मांग आमतौर पर बढ़ती है, और भारत में तो हर साल फ्रिज और एसी की मांग में दोगुनी दर से बढ़ोतरी हो रही है। लोकल कैपेसिटी है नहीं, लोकलाइजेशन भी नहीं है, तमाम कोशिशों के बाद भी। और इसके पीछे इकोनॉमिक्स है, इसके पीछे अर्थशास्त्र है, क्योंकि भारत में उसको बनाना, फ्रिज के और एसी के कंप्रेसर्स को बनाने से ज्यादा बेहतर होता होता है कंपनियों के लिए जो फ्रिज और एसी के ब्रांड बेचती हैं, आयात कर लेना, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर स्थिति ये है कि जो फ्रिज और एसी बनाने वाली कंपनियां, ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने एक तरह से अलार्म बजा दिया है कि हमारे पास पर्याप्त कंप्रेसर नहीं है एसी और फ्रिज के लिए बेचने के लिए, जबकि बाजार में मांग ज्यादा है। तो अब कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं पिछले, अगर आप 2-3 महीनों में देखें, गर्मियों की शुरुआत के साथ। तो इसलिए फिर ये कोशिश एक बार सरकार ने की कि चलो ऐसा नहीं, खराब क्वालिटी के ही ले आइए, आप उसी तरीके के इलाके के बनाइए जिससे कि बाजार में शॉर्टेजेस नहीं नहीं हो, और इंडस्ट्री इस बात की भी मांग भी कर रही है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग की, जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना, कि ये मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा चिंताजनक कोना है कि हम हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को तो छोड़ दें, जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे हमारी निर्भरता आयात पर है, और जो बनाते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं जी। इस बीच एआई की सहायता से ट्रेडिंग सेवा उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म के लिए
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। एआई की वजह से साइबर रिस्क के बढ़ते खतरों को देखते हुए सेबी नए दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है। सोमवार को सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने ये जानकारी दी। सर, सेबी को ट्रेडिंग के लिए मतलब क्या कुछ रिस्क नजर आ रहा है एआई प्लेटफॉर्म को लेकर के? बिल्कुल, इसमें आज तुहिन कांत पांडे का बयान आया, वो एआई को लेकर नए रेगुलेशन की और साइबर सिक्योरिटी की चिंताओं की बात करता था। अगर आप ध्यान से देखें तो 2025-26 में सरकार ने रूल्स और ट्रेंड्स का एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया था एआई और एल्गो ट्रेडिंग के लिए। अभी उसको लेकर कानून नहीं बना, उसकी को लेकर व्यवस्था नहीं बनी है। इसके बाद कुछ और अलग अलग बदलाव करने की बात बीच बीच में रेगुलेटर की तरफ से कही गई है। तो अभी जो उस कानून उस दस्तावेज के बाद जो सेबी के दिमाग में चीजें हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो मशीन लर्निंग है, वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबल रूल बुक बनाई जाए। और इसके लिए एक 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क पिछले साल सरकार ने प्रस्तावित किया था, जिसमें कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि आप एआई ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग मॉनिटरिंग के नियम होंगे, बायसेस को ठीक रखना होगा, डेटा सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिस्क के नियम होंगे। इससे पहले एक और नवंबर 2024 में, अगर आपको याद होगा, तो एआई टूल्स के लिए एक और इसी तरीके का दस्तावेज आया था। तो आज फिर सेबी चीफ की तरफ से कहा गया, लेकिन अभी जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम है, रूल्स हैं, वो पूरी तरह स्पष्ट होते नहीं दिखाई दे रहे। पर जो सेबी चेयरमैन का स्टांस है, वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर रिस्क को रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं। और जो 5 पॉइंट का आप कहें जो एआई फ्रेमवर्क है, जिसे जो बाइंडिंग रूल्स में बदला जाएगा, उसका इंतजार बाजार कर रहा है, क्योंकि उसकी डेडलाइन अप्रैल मई के आसपास थी, जिसका कि रिटेल एल्गोरिज्म के लिए स्पष्ट रूप से नियम लागू किए जाए, उसका इंतजार हो रहा। जी, चलते हैं अगली खबर की ओर। हॉर्मुज संकट की वजह से देश और दुनिया भर में बढ़े एलपीजी संकट को देखते हुए सरकार ने घरेलू स्तर पर पीएनजी विस्तार को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन पीएनजी के प्रति ग्राहकों की रुचि कम होने और कनेक्शन के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी से कनेक्शन का विस्तार सुस्त है। सरकार ने रोजाना 1 लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन 8 से 10 हज़ार कनेक्शन ही लग पा रहे हैं। सर, पीएनजी को तो एलपीजी की तुलना में सस्ता माना जाता है, आखिर में फिर ग्राहक इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये जो कोशिश है सरकार की, इसमें इतनी सुस्त ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, ग्राहकों की रुचि ना होने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप भारत के हिंटरलैंड में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे पाइपलाइन पड़ चुकी है, लोगों के घरों में पीले पाइप पहुंच चुके हैं, लटके हुए हैं, पर वहाँ गैस नहीं है। बुनियादी समस्या पकड़ने की जरूरत है। और ये पीएनजी की याद भी तब आई जब एलपीजी के लिए हॉर्मुज बंद हो गया और महंगी एलपीजी आने लगी। नहीं तो पीएनजी को धीमी धीमी गति से ही बढ़ाने की बात की जा रही थी। कुछ फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण है, जिस वजह से इसमें समस्या आ रही है और पीएनजी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने अपने नियमों में 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में 784 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया है, और इसके लिए नीति बनाई, जिसको सीजीडी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कहते हैं। लेकिन केवल 11 राज्यों ने अभी अपनी डेडिकेटेड सीजीडी पॉलिसी नोटिफाई की है, जो भारत में करीब 55% पॉपुलेशन को कवर करती है, 60% परिवारों को कवर करती है। यानी एक बड़ा हिस्से के लिए अभी पॉलिसी नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है, वो स्टेट लेवल वैट है, क्योंकि भारत में वैट की रिजीम हर राज्य में अलग अलग है। पीएनजी के प्राइसेस के ऊपर त्रिपुरा में करीब 45 रुपए पर एससीएम है, उत्तराखंड में 63 रुपए है, कहीं 74 रुपए है, कहीं 103 रुपए है। तो ऐसे इस वजह से पूरे देश में एक समान, एक हेट्रोजीनियस प्राइस स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, क्योंकि अलग अलग जगह पर पीएनजी पर वैट की रिजीम अलग अलग है। इससे एक तो कस्टमर्स की इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा इसमें डालते हैं, उनके लिए भी एक दिक्कत होती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि पीएनजी के डिमांड जो भी अभी हमें दिखाई दे रही है, वो सीमित गैस की आपूर्ति के आधार पर चलाई जा रही है, क्योंकि के लिए जो नेचुरल गैस की जरूरत है, वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। तो अभी तो सरकार को नई नेचुरल गैस की व्यवस्था करनी है। सीजीडी बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें पैसा बहुत लगता है। तो जो पीएनजीआरबी है, उसे बहुत सारा पैसा एडवांस में डालना पड़ेगा, फ्रंट लोड करना पड़ेगा कैपेक्स को। तब 2035 तक का जो लक्ष्य है 5.4 लाख इंच किलोमीटर पाइपलाइन का, वो पूरा हो पाएगा। तो कागजों पर लक्ष्य अच्छे हैं, कई सारी नीतियों में दुविधाएं हैं, लास्ट माइल पर दुविधाएं हैं,
कई सारी सोसाइटीज के अंदर जो गेटेड सोसाइटीज हैं वहां पर पीएनजी का कनेक्शन लेने की छूट रेंट टेनेंट को नहीं है। इसके लिए राज्य सरकारों को और स्थानीय प्रशासन को रूल्स नोटिफाई करने होंगे, और इसलिए हमको चर्चा बहुत दिखती है। एलपीजी की शॉर्टेज होने के बाद सरकार ने बार बार कहा पीएनजी ले लो, लेकिन पीएनजी मिल नहीं रही है, पीएनजी की आपूर्ति भी नहीं है, और पीएनजी को लागू करने के की जो व्यवस्था है, जो नियम है, वे भी अभी काफी सुस्त हैं, इसलिए इसकी रफ्तार आपको नहीं दिखती। जी। अगली खबर सर जुड़ी हुई है आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई। लगातार बिकवाली की मार झेल रहे देश के आईटी सेक्टर की कंपनियों का वैल्यूएशन लगातार घट रहा है। सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के शेयर 15 से 18 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 2008-9 के बाद सबसे निचला स्तर है। भारतीय आईटी सेक्टर के एआई में पिछड़ने की वजह से निवेशकों की इस सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। 2026 इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों का वैल्यूएशन करीब 2026 में 30% तक घट चुका है। सर, बीते 1-2 दिनों में थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन लगातार पिटाई हुई है इस पूरे सेक्टर की। अब यहाँ से आईटी सेक्टर में कुछ सुधार की उम्मीद हमको जगानी चाहिए, या फिर कब तक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जो लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं, जो खबर आपको आज बाजार से मिल रही है, पिछले साल हमने आपको एक पूरा शो किया था अर्थम में, इसमें विस्तार से खोलकर एक एक कंपनी का ब्यौरा हमने बताया था कि भारत के आईटी सेक्टर की फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का कोई समाधान एक साल में नहीं निकला। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय आईटी कंपनियां मैन आवर्स बेचती थी, वो घंटे पर काम करती थी और सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। फिर इसी एक धंधे को एआई ने बदल दिया, तो जो फंडामेंटल रेवेन्यू मॉडल था एआई कंपनियों का, वो क्रैक हो चुका और ये स्थापित है। हम इसे जितना ढके रहे भीतर, पिछले 1-2 साल के अंदर नई नई भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी चुनौतियां हैं। तो भारत के पास एआई वाली जो सक्सेस स्टोरी है, जो आईटी के साथ कोरिया में ताइवान में, जापान में दिखाई दे रही है, वो चाइना में दिख रही है, वो भारत में नहीं दिख रही। तो एक तो ये कि जो फंडामेंटल रेवेन्यू मॉडल है भारतीय कंपनियों के, वो क्रैक हो चुके हैं, और उनको एआई एडॉप्टेशन करने में, नई एआई सेवाएं लाने में लंबा समय लगेगा। तो ये चीज आपको एआई आईटी इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से पता भी है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये जान लेना उनके लिए जरूरी है। इसके बाद फिर कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि अमेरिका में डिमांड कम हुई, अभी भी पूरी कम है कि आईटी की डिमांड कम है, क्योंकि एआई से रिप्लेसमेंट हो रहा है। कंपनियों के मल्टीपल्स पर इसका सीधा असर पड़ता है। मैक्रो रिस्क अभी भी आईटी कंपनियों के लिए लगातार बने हुए हैं। ये जो रीसेट हमें दिख रहा है भारत के आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन में, ये काफी स्थायी सा दिख रहा है। निचले स्तर पर थोड़ी बहुत खरीदारी आती मूल्य लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप ये जो एआई एरा है, इसके साथ या तो भारतीय कंपनियां अपने आप को एडजस्ट करेंगी, अपने रेवेन्यू, अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करेंगी, या फिर ये पिछड़ती जाएंगी। तो अभी यही स्थिति दिख रही है, और अभी बिल्कुल कोई दिशा नहीं है कि आईटी कंपनियों के लिए कोई बड़ी दिशा दिखाई दे। और इस वजह से आप देखिए, पिछले 1 साल के अंदर हायरिंग्स भी कम हुई हैं, नई योजनाओं पे भी असर पड़ा है। कुछ कंपनियों ने कोशिश की है एआई की तकनीक को लेकर कुछ ग्लोबल कंपनियों के साथ एक समझौते करने की, लेकिन उसका असर आने में अभी समय लगेगा। आईटी के अलावा एक और सेक्टर है जो सरदर्द बढ़ा रहा है, वो है बैंकिंग शेयरों में भी लगातार सुस्ती देखने को मिल रही है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी करीब 43% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की प्राइस टू बुक रेशियो 1.83 है, जबकि निफ्टी 50 की रेशियो 3.25 है। बैंकिंग शेयरों के नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहने की वजह से बैंक निफ्टी पर दबाव लगातार बना हुआ है। सर, अब बैंकिंग को लेकर के बहुत सारी चिंताएं सामने आ गई, खासतौर से ये जो अभी क्राइसिस मिडिल ईस्ट की चल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि फिर से रिवर्सल होगा, और अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। आगे चल करके क्या क्राइसिस देख रहे हैं आप यहाँ पर? एआई का असर आईटी पे तो हमें पता था कि आईटी के वैल्यूएशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, तर्कसंगत रहने की जरूरत है, बल्कि थोड़ा बीरिश सेंटीमेंट वहां लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि वहां फंडामेंटल प्रॉब्लम। बैंकिंग के वैल्यूएशन क्रैश ने, या वैल्यूएशन के बड़े करेक्शन ने हमें चौंकाया। और जो बात बार बार हम चर्चाओं में करते हैं कि बैंकिंग के फंडामेंटल्स को लेकर अब नए सिरे से बाजार में विचार शुरू हो गया। एक तो 2025 की जो रैली थी ना विपुल जी, उसके बाद ह्यूज प्रॉफिट टेकिंग आई। बैंकिंग स्टॉक्स ये आमतौर पर भारत में रैली को लीड करते हैं, विदेशी निवेशकों के सबसे चहेते हैं, पसंदीदा हैं। तो वहां से काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो एक तो गिरावट की वजह ये है। दूसरा जो सेल ऑफ हमको दिखाई दे रहा है, वो उसकी कुछ अंडरलाइन वजहें हैं। ऐसा लग रहा है
कि वैल्यूएशन के कंसर्न्स अब बैंकिंग कंपनियों पर या बैंकिंग स्टॉक्स पर हावी हो रहे हैं और उनके फंडामेंटल्स उन वैल्यूएशंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जिन वैल्यूएशन पर वो ट्रेड हो रहे थे। फंडामेंटल्स कौन से? बैंकों के मार्जिन एक्सपेंशन दबाव में है, लोन ग्रोथ उतनी नहीं है, क्रेडिट क्वालिटी को लेकर इश्यूज हैं और ये जो फंडामेंटल्स हैं वो उस वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते जिस पर बैंक दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इस वजह से जो बाजार का एक बेयरिश नेगेटिव सेंटीमेंट है उसके साथ ये सेल ऑफ या वैल्यूएशन करेक्शन दिखाई देता है। दूसरा, मैक्रो अनसर्टेनिटी जो आपने जिक्र किया कि भारत में स्टैगफ्लेशन का खतरा है। देखिए, आज आरबीआई गवर्नर की बात आई जो हम आगे बात करेंगे। मिडिल ईस्ट का असर है, वो असर हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैक्रो पिक्चर बैंकों को सबसे पहले हिट करती है और अब तो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा दिखने लगा है जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा है। तो इससे ज्यादा बड़ी और बुरी खराब खबर बैंकों के लिए हो नहीं सकती। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी शायद विपुल जी कि पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से ज्यादा बुरी तरह टूटे। पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में बहुत तेज गिरावट आई, खासतौर से हाल के सेशन पे। एसबीआई को देख लीजिए, चार महीने के लोएस्ट पे है, जबकि क्वार्टर 4 की अर्निंग इतनी खराब नहीं थी, डिसेंट नंबर थे। मतलब एसबीआई के इतने खराब नंबर में नहीं दिखाई दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 11% का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इस पे भी बियर्स ने धावा बोला, तेज गिरावट इसमें दिखाई दी। कैनरा बैंक का थोड़ा प्रॉफिट गिरा था, इसकी एनआईआई में भी, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी कमी आई थी। तो बैंकिंग क्षेत्र में अब कई तरीके की जो परस्पर पैराडॉक्सेस या जो परस्पर संगत संकेत हैं वो बैंकिंग सेक्टर को बुरी तरह जकड़े हुए हैं। और चूंकि बाकी कोई बड़े सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनेंशियल से इंडिया के मार्केट को लीड करते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो आमतौर पर बाजार का लीडर होता है, तो वहां से सेंटीमेंट जब गिरना शुरू होता है तो फिर ब्रॉडर मार्केट के नीचे जाता है। तो इसलिए ये दोनों आईटी और बैंकिंग में एकदम कहानी, हमने आईटी में तो खैर कहानी पुरानी है, गिर रही थी, पर बैंकिंग की कहानी नतीजों के बाद पलट गई। जब नतीजे इतने खराब नहीं थे बैंकों के, पर जितनी पिटाई हमने देखी ये थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल, नतीजे जो है सर खराब नहीं थे। पीएसयू बैंक के नतीजे ठीक आ रहे हैं और उन्होंने बेहतर परफॉर्म भी किया, लेकिन ये बीते जो 2-3 महीने में थोड़ी सी हालत जो है खराब रही। लेकिन सर चिंता जो है वो प्राइवेट बैंक को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि एफआईज की हिस्सेदारी ज़्यादा वहाँ पर है। अब एक साल में आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न जो है वो -14% है। एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है। ये वो शेयर हैं जहाँ पर एफआईज की भी हिस्सेदारी है, जिनकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर क्या बिगड़ गया? प्राइवेट बैंक्स के लिए देखिए दो बड़ी चुनौतियां। एक तो ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन गहरे दबाव में, भारी दबाव में है और हमें लगातार दिखाई भी दे रहा है। डिपॉजिट्स की ग्रोथ नहीं है, बैंकों को काफी ज्यादा रिटर्न देने पड़ रहे हैं डिपॉजिट्स को लेके। तो जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो रिटर्न का साइकिल है और खासतौर से निम का जो साइकिल है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हॉर्मुज संकट को देखते हुए अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर लगाए प्रतिबंधों में दी छूट को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अमेरिका ने प्रतिबंधों में पहले जो छूट दी थी वो 16 मई को खत्म हो गई थी। इस छूट के बाद भारत के लिए रूसी तेल की खरीद अब आसान होगी। हालांकि भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीद बनी रहेगी। सर, अमेरिका ने प्रतिबंधों में जो छूट बढ़ाई उसकी क्या कुछ वजहें आप देख रहे हैं, और क्या वाकई में इसको उनका उद्देश्य सप्लाई को सुधारना था, और क्या इससे सब फिर से रूस को फायदा नहीं होगा? फिर कई नजरिए से इसे देखा जा सकता है। बहुत सारे संकेत इससे बाजार में लिए जा रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि रूस के तेल से प्रतिबंध हटाकर अमेरिका ये एक तरफ ये भी इशारा दे रहा है कि हॉर्मुज का संकट सुलझने में लंबा समय लगेगा। तो बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है कि रूस के तेल को प्रतिबंधों के में ढील देकर सप्लाई की छूट दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में फंस गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर हैं, $110 के आसपास है। अमेरिका के अंदर भी इसका असर महंगाई के तौर पर डब्ल्यूटीआई की कीमतों के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट अब एक और 2-3 महीने के ऑयल शॉर्टेज की तैयारी कर रहा है। तो ये एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि क्या रूस की एक क्षमता है कि वो इतना तेल पंप कर पाएगा अभी, क्योंकि हाल के दिनों में हमने ये देखा कि रूस के पास अभी इतनी क्षमता नहीं थी तेल पंप करने की। और जो यूक्रेन का हमला हुआ है उस हमले के बाद से तो फिर रूस के लिए और भी ज्यादा जो उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है उस पर खराब असर पड़ा है और बंद हुई है। तो ऐसी स्थिति में रूस कितना तेल पंप कर पाएगा
बाजार में दुनिया में ये देखना होगा और उससे आपूर्ति कितनी बढ़ेगी। इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो यूएस के रिलैक्सेशन के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा ही हल्का फुल्का दबाव हमें दिखाई दिया। ऐसा नहीं हुआ कि रूस के तेल की बड़ी आपूर्ति बाजार में आने वाली है। भारत की दृष्टि से भारत को ये उम्मीद है कि जो और अतिरिक्त ऑयल रूस से का बाजार में अवेलेबल है उसको खरीदा जा सकता है। तो जो 30 दिन का वेवर है वो इंडिया और बाकी का कंट्रीज के लिए वो थोड़ी राहत दे सकता है। इमीडिएटली ये माना जा रहा है कि रूस का जो क्रूड और हाई सी पे खड़ा हुआ है या अलग अलग बंदरगाहों पर है 100 से 150 मिलियन बैरल का, ये तेल और प्रोड्यूस बाजार में वापस आना शुरू होंगे और जिसका लाभ कुछ देशों को मिलेगा। लेकिन चिंता होर्मुज को लेकर इससे और ज्यादा बढ़ जाती है। जी, इस बीच रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिमी एशिया संकट की वजह से महंगे हुए मार्केट महंगाई अगर दूसरे सेक्टर्स में फैलती है तो पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान ऐसे टाइम पर आया जब देश में थोक महंगाई दर 8% से भी ऊपर पहुंच गई है और आरबीआई अपनी अगली एमपीसी बैठक की तैयारी कर रहा है। एमपीसी की बैठक 3 से 5 जून के दौरान होनी है और उसी में पॉलिसी दरों पर फैसला होगा। सर, रिजर्व बैंक गवर्नर को आखिर में ये चेतावनी देनी क्यों पड़ी और क्या वाकई में इन्फ्लेशन के मोर्चे पर सिचुएशन काफ़ी खराब होती दिखाई दे रही? देखिए, आ ही गई है चेतावनी। हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। आरबीआई गवर्नर को खुलकर एक कहना पड़ा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि महंगाई की चुनौती अगले 3 महीने में कितनी बड़ी होने वाली है। थोक महंगाई ने सारा अप्रोच बदल दिया। 8% से ऊपर की जो थोक महंगाई आई, इसके बाद सारी चीजें लड़खड़ा गई। हालांकि अभी भी महंगाई 4% से नीचे है। ये माना जा रहा है कि अगले महीने में महंगाई की दर आरबीआई के कंफर्ट जोन में 6% से नीचे रहेगी। लेकिन जो अंडरलाइन स्ट्रेस है, खासतौर से कच्चे तेल की कीमत $110 होने का, रुपए में गिरावट जो रिकॉर्ड बनी हुई है, इस वजह से अब आरबीआई को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ रहा है। और ये एक और वजह है बाजार के सेंटिमेंट को खराब करने की, बैंकों के सेंटिमेंट को खराब करने की। महंगाई इंपोर्टेड भी है, डोमेस्टिक भी है। और इस बीच में जैसा हम पहले भी बताते रहे हैं कि एल नीनो का असर है, तापमान में बढ़ोतरी है, खेती पर इसका असर भी दिखाई देगा। तो अब ये बात तो आप मान ही लीजिए कि ब्याज दरों में कमी की उम्मीद तो खत्म हो गई किसी भी तरह से ये बढ़ोतरी आती है या नहीं, इस पर अब ज्यादा बेट होगा। क्योंकि अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को भी देखें, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी विपुल जी, बॉन्ड यील्ड्स भी देखें तो भारत में इस तरफ इशारा कर रही है कि ब्याज दरों में आने वाले समय में बढ़त हो सकती है। इधर शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हल्की खरीदारी दिखने लगी है। साथ में मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों पर भी हल्का दबाव देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए ने नया लो बनाया है। डॉलर का नया न्यूनतम स्तर 96 रुपये 47 पैसे बना है और ये अब तक का निचला स्तर है। सर, आज कच्चे तेल में थोड़ी सी नमी रही, हालांकि अभी भी वो 108 109 के आसपास चल रहा है। एफआईएस की तरफ से 2-3 दिनों से हल्की खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन रुपए में जो गिरावट है वो कहीं भी रुकती थमती दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है इसकी? थोड़ी सी खरीद आई विपुल जी एफआईएस की तरफ से, जिसे आप थोड़ा बहुत वैल्यू बाइंग कह सकते हैं। किसी लेवल के ऊपर एफआईएस को आपको कहीं अच्छे वैल्यूज मिल रहे हों। रुपया जिस दिशा में है उस दिशा में आपको लगातार बता रहे हैं कि आरबीआई अब रुपए में दखल की कोशिशों से पीछे हट चुका है और इसलिए 97 का स्तर अब बेहद करीब दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्रूड की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है और करीब करीब अगर हर $10 की बढ़ोतरी के बाद भारत के लिए जो क्रूड का बिल है उसमें करीब करीब $15 बिलियन के आसपास की बढ़ोतरी होती है। तो ये गणित बिल्कुल सीधे रुपए के संदर्भ में दिखाई दे रही है। विदेशी निवेशक इतनी खरीदारी नहीं कर रहे हैं कि रुपए को अभी समर्थन मिल जाए, सहारा मिल जाए। हालांकि थोड़ी बहुत खरीदारी हुई और अभी इस स्थिति में विदेशी निवेशकों से बड़े इनफ्लो की उम्मीद भी नहीं है। यहाँ से जो चुनौती और चिंता वो ये है जो अगले शायद 1-2 दिनों में स्पष्ट होगी कि सरकार को विदेशी मुद्रा रोकने के लिए और विदेशी मुद्रा लाने के लिए सामान्य उपायों से अलग जाना है। कुछ नए और कुछ खास किस्म के उपाय करने पड़ेंगे। वो क्या हो सकते हैं? क्या विदेश में रहने वाले एनआरआईज को एक स्पेशल विंडो दी जाएगी? उन्हें भारत में ज्यादा ब्याज दरें दी जाएंगी? कौन से ऐसे तरीके होंगे? क्योंकि अब जो पुरानी रूल बुक थी, जो पुराने नियम थे, वो तो सब चुक गए उनके हाथ से। तो चीजें बाजी आरबीआई के हाथ से फिसल गई है। अभी की स्थिति में अगर आप बाजार में थोड़ा भी डॉलर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो रुपया और ज्यादा कमजोर होगा, उसमें और ज्यादा गिरावट होगी। तो फिलहाल गहरा असमंजस है रुपए को लेकर और जो कोशिशें आरबीआई ने
93 के बाद से शुरू की थी, वो उनको शो का कोई फायदा नहीं हुआ। 95 से 96 और 96 से 97 के करीब आ गया। तो एक खास किस्म की क्लूलेसनेस है, जैसे कि अब अंधेरा है फॉरेक्स मैनेजमेंट के स्थिति में कि जितना गिरता है इसको गिरने दिया जाए। यही वो दुष्चक्र है, यही वो चुनौती है जो भारतीय बाजार के लिए आने वाले दिनों में चुनौती में और ज्यादा असमंजस पैदा करेगी, क्योंकि जितना आप रुपया गिरना देंगे कच्चा तेल उतना ही महंगा होता जाएगा। गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट्स कितनी भी सख्ती हो, थोड़ा बहुत होगा और महंगा होगा, और बाकी बहुत सारे इंपोर्ट्स भी महंगे होते जाएंगे। और इसीलिए आरबीआई को ये कहना पड़ा कि उसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। तो ज्यादा महंगाई, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में आ सकती है। तो रुपया इसी दबाव का सामना। हम्म। चल अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और व्यस्तता के बावजूद रास्ते में चलते हुए आप जुड़े, इसके लिए विशेष धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बने रहिए द बोनस के साथ और लगातार हम आपको देते रहेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। गुड नाइट, नमस्कार।